ये कहा गया है कि कुदरत किसी की मेहनत को रखती नहीं। जब कोई मेहनत करता है ईमानदारी से तो कुदरत उसकी मेहनत को जरूर कामयाब करती है। जिस दिन से सीट रिक्त हुई थी उस दिन से ही पार्टी के बहुत सारे लोग, सीनियर लोग लगातार दिन रात यहाँ मेहनत कर, और संगठन की टीमें भी लगातार किस तरह से हम उस बात को आगे बढ़ाएं उस पर काम कर रही थी। और इस 3 महीने में लगभग 100 दिन के समय में 300 के करीब सभाएं, एक दिन में लगभग 3, 4, 5 सभाएं की गई हैं। कोई छुट्टी नहीं रखी गई। उन सभाओं से मैं ये कह सकता हूं कि अंतिम व्यक्ति तक, जब तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले ही हमारी बात यहाँ की आम जनता तक चली गई। जब ये नारा दिया काशीराम साहब ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जब 80% वोट बहुजन समाज के लोगों का है तो बहुजन समाज का बेटा एमएलए क्यों नहीं बन सकता? आज आपने एक मंच से भी एक बात कही थी। जब हम नगीना जीते जी, वो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि वहां से बन के आया। अब हमने पूरी ताकत हमारे पार्टी संगठन से लगाई कि जो हमारा भाई है, पिछड़े वर्ग के जो हमारे भाई है, बहुजन भाईचारे का मतलब ये नहीं कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही आगे बढ़े और पिछड़े वर्ग के लोग उनको वोट दें। पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी, अपने भाई को बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करते हम लोग वोट की ताकत से जिता के भेजेंगे, ये साबित करने के लिए कि हम बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, ना कि एक जाति का शेड्यूल कास्ट का आंदोलन चला रहे हैं। इसी तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम भाईचारे के लोगों को, अति पिछड़ी जाति के लोगों को भी इस बार विधानसभा में अवसर देके आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व भी विधानसभा में जाए और वो अपने मुद्दों पे पार्टी भी बोले और वो लोग भी बोले। हम लोग ऐसा नेतृत्व तैयार करेंगे जो अपने हितों की रक्षा करना जानता हो, लड़ना जानता हो, अपने लोगों की बात को उठा सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपने लोगों की बात ही नहीं उठाता, फिर उसका करेंगे क्या? बिल्कुल। तो बाकी पार्टियों के लिए एक एमएलए बनना या एक एमएलए हार जाना है, लेकिन हमारे लिए ना एमएलए बनना ना हार जाना। हमारे लिए यहाँ हमें एक आवाज चाहिए जो मध्य प्रदेश के विधानसभा में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और इतने बड़े बहुजन समाज का असली प्रतिनिधित्व करेगी, जिसके जरिए हम अपने मुद्दों को और यहाँ होने वाले शोषण को उजागर कर सके, विषय बना सके, सरकार को मजबूर कर सके उन लोगों को न्याय दिलाने की। मध्य प्रदेश में वैसे भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। कभी जो है किसी शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्ति के ऊपर जो है पेशाब कर दिया जाती है, कभी जो चोटी काट देते हैं, ये सब चीजें आती हैं हम लोगों के पास भी। सबसे बड़ी बात 2 ठेस है मेरे मन में, इनको तो मुझे पूरा करना ही है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू का जो इशू है, ग्वालियर उनका यहाँ, उनके यहाँ ना पोस्टर जलाए गए। बिल्कुल, वो इस तरह से था जैसे बाबा साहब ने कहा, मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूं। तो जिन्होंने हम लोगों के रहते बाबा साहब के फोटो जलाए, उन्होंने पूरे संविधान पे और हमारी आस्था पे हमला किया। उसका भी हिसाब हम लोग करेंगे इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए। दूसरा, यहाँ सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति थी, उसको भी लंबे समय तक ढक के रखा गया। तो बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों का अपमान किया गया। ये बातें हमारे मन में हैं और हमारे लोग इंतजार देख रहे हैं कि कब बटन दबाने का मौका मिले और एक एक बटन इस तरह दबाएं कि जिस तरह जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया था उनको करंट लगे। काशीराम साहब भी ये कहते थे कि मध्य प्रदेश जो है उनके लिए एक नई एक प्ले ग्राउंड की तरह है, जहां पर वो बहुजन समाज का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और आपने आज मन से भी यही बोला था। तो लग रहा है कि पहला विधायक जो उत्तर प्रदेश से होना चाहिए था, लेकिन वो जो है समय बलवान होता है, वो मध्य प्रदेश से मिल सकता है। समय बलवान होता है। उपचुनाव हो रहा है, जबकि चुनाव 28 में होना था, इसलिए मैं कह सकता हूँ आज मिल सकता है, बिल्कुल विश्वास से मिल सकता है। और मैं एक बात और आपसे कह रहा हूँ, का साहब कहते थे सत्ता हमारे लिए शौक नहीं है कि हमें सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता के द्वारा हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं, उनको संरक्षण दे सकते हैं, उनके लिए पॉलिसी बना के उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं, उनके साथ जुर्म जातीय अत्याचार को रोक सकते हैं। हम लोग इसलिए पावर में आना चाहते हैं, इसलिए अपने लोगों को ज्यादा विधायक सांसद बनाना चाहते हैं कि हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके। वरना तो SC ST OBC के सांसद तो विधायक कितने घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनकी हिम्मत है कि वो अपने समाज के हितों के लिए एक शब्द कह सकें? वो वही बोलते हैं जो उनकी पार्टी चाहती है। इसलिए आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो नेतृत्व जाएगा वो सामाजिक नेतृत्व होगा, समाज के हितों के लिए लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो है एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है राम मंदिर का लेके, लेकिन साहब बोलते थे हमें तो मस्जिद और मंदिर से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए था, हमें तो अपने लोगों के लिए जो है काम करना। तो मैं इसलिए तो उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मुद्दा ऐसा है कि उससे इस बार सरकार हिल जाएगी। नहीं तो हिल तो गई है, चांस मिलने वाला है, हिल तो गई है। मैं तो देखो मेरी बात सुनो, मुद्दा क्या है? मुद्दा सुनना चाहते हो? हो गई। हाँ, देखो बताता हूँ मुद्दा। मुद्दा ये है कि चंदे पे अधिकार ब्राह्मण समाज के लोगों का बैठता है व्यवस्था के अनुसार। जिस देश की सामाजिक व्यवस्था है उस पर चंदे पे जो अधिकार बैठता है वो ब्राह्मण समाज के संतों का बैठता है। अब उनको कोई वैसे समाज का आदमी जो है उसको चंपत करने लग जाए या कोई और सब चंपत करने लग जाए तो फिर तो विवाद होगा ही होगा। आप समझे?
बिल्कुल व्यवस्था के आधार पे ब्राह्मण समाज के लोग ये मानते हैं कि चंदे पे जो भी भगवान के नाम पे आएगा उस पर अधिकार हमारा है, उससे हमें संरक्षण मिलना चाहिए, उससे हमें जो है अवसर मिलने चाहिए, उससे हमें जो है आर्थिक मजबूती मिलनी चाहिए। अब उसको कोई चंपत राय ले जाए वैसे समाज के आदमी, या कोई लंपट राय ले जाए या कोई और ले जाए, तो उनको इस बात का धक्का लगना जरूरी है कि ये हमारे साथ गलत हुआ। आज आप उनको दे दो, फिर वहां जो कुछ भी होगा उस पर कभी कोई विवाद नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आप समझे मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। असल लड़ाई उस धन की है। लूट तो हर जगह बहुत जगह हो रही है, तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशन बेचे गए, भी लूट हुई, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां जो फायदा दे रही थी, मुनाफा दे रही थी, उनको बेच दिया गया, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जिसका हित, जिसके हिस्से का जा रहा है माल, उस वहां से विरोध तैयार। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे लग रहा है जैसे कि वो इसको आजाद समाज पार्टी को ज्यादा उससे बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, मैं चाहता हूँ घटनाएं हो ही ना, मैं तो मजबूर हो गया हूँ। जैसे राम मंदिर वाला टॉपिक हो गया और ऐसी और भी चीजें हैं। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि यही आदमी कुछ कर सकता है और लोगों तो अजमा लिया। ये बात भी वहाँ चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये आदमी आएगा तो जिसने चंदा लूटा उनका सबका पाई का हिसाब करवा देगा। मैं अभी, क्योंकि अपेक्षाकृत घटनाएं सरकार में बढ़ी है, तो मुझे थोड़ी सी समय की दिक्कत हुई है कि जो काम मुझे जमीन पे जाके नीतियां बना के लोगों को तैयार करने में, कैडर करने में करना चाहिए, तो उसमें मुझे समय जाके पीड़ित परिवारों की उनकी रक्षा करनी पड़ रही है। जैसे लोग ये जानना चाहते हैं अंजुल जी भाई कि हम जाते हैं तो क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम गए थे मेवालाल भाई के यहाँ, मेवालाल पासी के यहाँ, रायबरेली। तो वहां जाने से हुआ क्या क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कृषि के लिए भूमि का आवंटन हुआ, एक पट्टा उनको मिला। अच्छा। रहने के लिए भूमि का आवंटन हुआ, जिससे कि उनको घर की जगह मिल गई और वो घर भी बनेगा। उनके परिवारों के 2 बच्चों को 2500 रुपए का जो है मंथली शिक्षा के लिए योगदान मिला। मृतक की पत्नी को 30,000 रुपए जो एक सरकारी योजना है स्वास्थ्य लाभ की, वो तत्कालिक मिला। और उनकी पत्नी की 1,000 रुपए मासिक पेंशन बंधी। और मृतक परिवार को किसान दुर्घटना बीमा के रूप में 5,000 लाख रुपए की मदद हुई। और उस मुकदमे में SC ST बढ़ाने के लिए हमने उनसे कहा और हमने खुद से भी जाके अपनी जेब से भी जो हम कर सकते थे और बाकी कार्यकर्ताओं से जुटा के उनको सहयोग भी दिया और उनको विश्वास दिलाया कि जब उनकी बेटी की शादी होगी या कभी भी उनको आवश्यकता है तो पूरा पार्टी संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। मैंने देखा था उसमें आप बोल रहे थे जब भी शादी करो तो हाँ, उनको क्या पता, जिनको सिर्फ दुष्प्रचार करना। मैं तो कहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय नेताजी को, बहन जी को कहना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ काम दो। उन पे कुछ काम नहीं है, खाली बैठे हैं, हमारी टांग खिंचाई, हमारे कार्यकर्ताओं पे सवाल खड़ा करना है, मुकदमे लगे। भाई आप घर रहो ना, आप चिंता मत करो मुकदमों की। जब सत्ता खिलाफ लड़ेंगे तो वो क्या हमें माला पहनाएगी? वो सत्ता हम पे मुकदमे भी लगाती है, फिर हम पे आरोप भी लगाए जाते हैं कि साहब ये तो ये है, ये तो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहन जी ने जो स्टेटमेंट कल दिया, अगर वो मुझे कुछ भी कहती, बुरा भला कहती, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बड़ी है, लेकिन उन्होंने पूरी भीम आर्मी के संघर्ष को, उन पीड़ितों को भी अपमानित कर दिया कि भाई ये पहले जाके इनके लोग जो है हाइल्ला करके विवाद कराते हैं, ये करते हैं। तो केतन का विवाद किसने कराया? उत्तराखंड। केतन की हत्या बहुजन समाज के लोगों ने करी या सामंतीय लोगों ने की? या ललिता की हत्या जो है वो बहुजन समाज के लोगों ने कराई? ठीक है। और मेवालाल पासी की हत्या किसने कराई? रायबरेली। किसने कराई? सामंतियों ने की या बहुजन समाज के लोग, उनके परिवार के लोगों ने कराई? उनको ये भी नहीं पता क्या कहना है, कौन लिख के दे रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सवाल ये है बड़ा, वो कह रही हैं कि पीड़ितों को उकसा के भड़का के। हम पीड़ितों को ले जाते नहीं आंदोलन में कभी? एक पीड़ित बताओ जिसमें मुकदमा हुआ कि पीड़ितों को भड़का के सड़क पे ले जाते हैं। हम तो मदद करने जाते हैं, जो करने की हैसियत किसी और की नहीं, सरकार के सामने सीना तान के लड़ते हैं हम अपने लोगों के लिए। हमारे लिए राजनीति बाद में, अपने लोगों के हक अधिकार पहले। तो उन्होंने जो कहा है, उनके पास क्या उसका जो कोई उस तरह का तार्किक वो है जिसको वो स्पष्ट कर सके? सोशल मीडिया भी 2 हिस्सों में बट चुका है और वहां पर भी जो है मैं नहीं चाहता बांटना। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कोई एक उनके बारे में टिप्पणी मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम का प्रचार करो। बिल्कुल। लेकिन उनको तो प्रचार, उनको ऐसा नहीं समझ में आ रहा जैसे सत्ता में हम हो तो हमसे लड़ रहे हैं। उनको लड़ना भाजपा चाहिए अगर उनको सत्ता हटानी। काशीराम साहब कहते थे कि सत्ता संघर्ष के बगैर नहीं मिलेगी। हम संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पर आप हर रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आज भी आपकी ट्रेन है, वापस आप जो है दिल्ली चले जाएंगे। कल फिर किसी और घटना में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। मैं कल जाऊंगा, उससे पहले सब पुलिस को पता लग जाएगा, मुझे डिटेन करने की सोचेंगे। आपको, हाँ, वही आपको रोक देते हैं, परेशान करते हैं, पहुँचने नहीं देते। आपने बता दिया मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, तो आपको वो पहुँचने नहीं देते उस जगह पर। और नहीं गया, मैं कल भी परिवार से नहीं मिला। नहीं मिले आप? रायबरेली के परिवार से मिला। लोग रोकते क्यों है? वो इसलिए रोकते हैं कि वो जानते हैं जब बहुत संख्यक लोग जाएंगे, जैसे यहाँ इतने लोग खड़े हैं,
तो आदमी आने वाले हर आदमी की नजर जाएगी कि कौन खड़ा है, ये लोग इतने सारे लोग किसके फेवर में आए। तो उससे जो है ना कमजोर लोगों का मनोबल बढ़ेगा, पीड़ितों का। और जो 2-4 लोग जाएंगे डरे सहमे से, तो उससे लगेगा कि भाई ये तो बहुत कमजोर लोग हैं। ये एक सोचा समझा प्लान है। और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन तक जानी चली जाएगी जब आपकी वीडियो वायरल होगी। एक मुख्यमंत्री जी ने एक टीम तैयार की, उनको कहा कि जाओ चंद्रशेखर को किस तरह से इसकी वीडियो वगैरह बना के अधिकारियों को लगा के अपमानित करो, जिससे कि ये डर के घर बैठ जाए। अच्छा, उनको सिर्फ ये नहीं पता मुख्यमंत्री जी को और उनके अधिकारियों की कि मैं, जिसने लाठियां खाई हो, जिसने गोली खाई हो, जिसने मुकदमे झेले हो, जिसने अंधेरी काल कोठरी में 16 महीने रात काटी, वो किसी अपमान से डरेगा क्या? सत्ता आपकी, करो अपमान। लेकिन जिनसे अपमान कराना चाहते हो और जो अपमान कराए वो सब यही तो रहेंगे। हमेशा थोड़ा ऐसा रहूंगा मैं उन सबका सूद समेत जो है कर्ज अदा करूंगा। मैं आपसे वचन देकर कहता हूं, सामने से लड़ो, आप में हिम्मत है, आप शक्तिशाली ताकत हो, सामने लड़ो, मुकाबला करो, अन्याय रोको। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। रेप, हत्याएं, लूटपाट, जुल्म ज्यादती बंद हो जाए। मैं किस आधार पर जाऊंगा किसी पीड़ित के पास? पीड़ित नहीं हुआ कोई तो निकम्मी सरकार पे अपराध तो रुक नहीं रहा है, हमें रोकने की बात करती है। और जिस दिन हमारे लोगों ने हमें आगे बढ़ा दिया, उस दिन ये सब तिगड़म रुक जाएगी और ये सब गुंडे निकल जाएगी। और गुंडे को इधर से ग्वालियर की तरफ से भागेगा, कोई गुजरात की तरफ से भागेगा, और कोई बांग्लादेश की तरफ जाएगा, कोई पाकिस्तान की तरफ जाएगा, कोई चाइना की तरफ जाएगा, कोई तिब्बत नेपाल की तरफ भागेगा, और भागे रहेंगे 5 साल जब तक हम रहेंगे। याद रखना मेरी बात। केतन का परिवार से आप मिले, उसके बाद जो है वहाँ पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाली उसके सपोर्ट में। हाँ, कैंडल मार्च ही नहीं, अगले दिन ये अनोखा अगले दिन कैबिनेट मिनिस्टर बैठे थे उनके घर में सुबह ही। अच्छा, हाँ, खजान दास जी, पता कर लेना, वहीं बैठे थे कि साहब हम आगे हैं आपकी मदद करने के लिए। ये बदलाव है। उनको लगता है कि ये हमारा वोट खिसकना है, इसलिए भागे भागे जाते हैं उनके पास। बिल्कुल, ये होता है। धन्यवाद भाई।